नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों के लिए हम देख रहे थे। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 14 राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की, और इसी के साथ ये राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमारी कंप्लीट भी हो जाएगी। दोस्तों, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिला प्रशासन रहेगा, जिसके अंदर कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, उपखंड अधिकारी, इनके बारे में इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो नोट्स लेकर आ रहा हूं ये एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी है, इनकी जो पुस्तकें चलती है उन पर आधारित नोट्स रहेंगे, इसलिए अंत तक सभी साथी हमारे साथ ये क्लास जरूर अटेंड करें। दोस्तों, रही बात राजस्थान जीके के कंप्लीट नोट्सों की, तो वो नोट्स मिलेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। ऐप को ओपन कीजिए, स्टोर में जाइए, स्टोर के अंदर रेट राजस्थान जीके के नाम से फोल्डर बना हुआ है, जिसमें कंप्लीट राजस्थान जीके चाहे लेवल प्रथम हो चाहे लेवल द्वितीय हो, इसके साथ शैक्षिक परिदृश्य की भी नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस क्लास को। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जिला प्रशासन की। और जिला प्रशासन में मुख्य रूप से ये तीन चीजें आती है: कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी। लेकिन हम कहां से शुरू करेंगे? जीरो से, और जाएंगे किस ओर? 100 की ओर। जीरो से 100% अध्ययन है वो करेंगे। दोस्तों, तो शुरू कीजिए। मनु की रचनाओं में जिला प्रशासन का उल्लेख मिलता है। मनु की रचनाओं में भी क्या मिलता है? जिला प्रशासन का उल्लेख। कैसे? मनु के मतानुसार 1000 गांवों को मिलाकर एक जिला बनता था, जो एक अलग अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता था। जिस प्रकार वर्तमान में जिला है कलेक्टर के अंतर्गत कार्य करता है, उसी प्रकार मनु का जो समय था उसमें 1000 गांवों को मिलाकर एक जिला बनाया जाता था। गुप्त और मौर्य शासकों के शासनकाल में जिला स्तर पर प्रशासन का एक सुगठित स्वरूप मिलता है। गुप्त काल की बात करें या मौर्य काल की बात करें, उस समय भी जिला स्तर पर क्या मिलता है? प्रशासन का एक स्वरूप मिलता है। दोस्तों, मौर्य काल में जिला को जनपद कहा गया। अगर बात करते हैं मौर्य काल, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों में कि मौर्य काल में जिला को क्या कहा जाता था? तो जनपद कहा जाता था। मौर्य काल में प्रशासनिक इकाई के प्रमुख यानी कलेक्टर को, वर्तमान में जिसको कलेक्टर बोलते हैं, उसको राजूका के नाम से पुकारा जाता था, और उसकी स्थिति वर्तमान में जिलाधीश के समान है, यानी जैसे कलेक्टर है उसी के समान। तो ध्यान रखिए, मौर्य काल में जिला को जनपद और जो प्रमुख होता था उसको राजूका कहते थे। क्या कहते थे? राजूका कहते थे। मुगल काल में जिला को क्या कहा गया? सरकार। मुगल काल में जिला को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। दोस्तों, आगे चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मामूली हेरफेर के साथ मुगलों का अनुसरण किया। जिस प्रकार मुगलों ने जिला प्रशासन अपनाया, उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो है क्या अपनाया? जिला प्रशासन। जब कंपनी को मुगल बादशाहों से दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए, तो उन्होंने राजस्व की वसूली के लिए अपने अलग अधिकारी नियुक्त किए। मुगल बादशाहों से जब ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, तो उन्होंने क्या किया? अपने अलग अधिकारी नियुक्त कर दिए। दोस्तों, अब देखिए यहां से अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 1772 ईस्वी में वोरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व वसूली तथा न्याय कार्य दोनों के लिए कलेक्टर के पद का सृजन किया। 1772 वोरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने एक तो राजस्व वसूली और न्याय कार्य, इन दोनों के लिए किसका पद? कलेक्टर का पद है वो सर्जित किया। दोस्तों, 1787 में कलेक्टर को राजस्व संग्रहण के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी शक्तियां प्रदान की गई। राजस्व के साथ किसकी दे दी गई? मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई। एक चीज देखिए, संविधान में जिला का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हमारा संविधान अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको जिला कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, जिला शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किया गया है। जिला न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति की बात आती है तो वहां पर लिखा हुआ है जिला न्यायाधीश। ये
शब्द है वो मिलता है। बाकी तो जैसे हमारे पंचायती राज नगरीय प्रशासन जुड़े तो वहां पर आ गया, लेकिन जो मूल संविधान है वहां पर सिर्फ यहीं पर जिला शब्द है इसका प्रयोग किया गया है दोस्तों। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 233 में। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बाद संविधान के भाग 9 और संविधान का भाग 9 है पंचायतें और भाग 9 का नगर पालिकाएं के अंतर्गत जिला शब्द का उल्लेख हुआ है। तो 1992 में जब 73वां 74वां संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा जिला शब्द जोड़ा गया। उससे पहले मात्र और मात्र अनुच्छेद 233 में जिला शब्द है वो देखने को हमारे संविधान में मिलता है दोस्तों। आगे चलिए, अभी बेसिक जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल बेसिक। हमें सिर्फ कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी ये आएंगे हमारे जिला प्रशासन में, लेकिन बेसिक जानकारी से भी हर बार क्वेश्चन आता है मित्रों, तो बेसिक जानकारी भी हमें लेनी है। जिला को अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इस डिस्ट्रिक्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिस्ट्रिक्ट्स से हुई है, जिसका अर्थ है न्यायिक प्रशासन। तो कुल मिलाकर जो लैटिन भाषा से डिस्ट्रिक्ट निकल कर आया है, इसका अर्थ अगर हम निकाल कर देखते हैं तो अर्थ होता है न्यायिक प्रशासन दोस्तों। राज्य प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य को संभाग में, संभाग को जिले में, जिलों को उपखंड में, उपखंड व तहसील में, जिले को उपखंड, उपखंड तहसील से बड़ा भाग, और तहसील में, और तहसील को पटवार सर्किलों में बांटा जाता है। देखिए, राज्य, राज्य संभाग, संभाग से जिला, जिला से उपखंड, उपखंड से तहसील, तहसील से पटवार सर्किल, ये क्रम है दोस्तों। अब राज्य हमने पढ़ लिया, संभाग पढ़ लिया, अब पढ़ना हमें जिला पर जिला कलेक्टर, उपखंड पर उपखंड अधिकारी, तहसील पर तहसीलदार और पटवार सर्किल पर पटवारी। यहां पर हम उपखंड अधिकारी के बारे में भी चर्चा करेंगे मित्रों, ये नहीं है कि तीन ही चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए मित्रों, बात कर लेते हैं राजस्थान के जिलों की एक बार। राजस्थान के एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 को राज्य में 26 जिले थे। 1 नवंबर 1956 को ही 26वां जिला अजमेर बना था दोस्तों, समझ गए? 1 नवंबर 1956 को ही। वर्तमान में राज्य में 33 जिले, 289 उपखंड और 314 क्या है? तहसीलें हैं। 27वां जिला धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला दौसा बना था 10 अप्रैल 1991 को। 29वां जिला बारा बना था 10 अप्रैल 1991 को। 30वां जिला राजसमंद बना था 10 अप्रैल 1991 को। 31वां जिला बना था हनुमानगढ़ 12 अप्रैल 1994 को। 32वां जिला करौली बना था 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 को। तो यहां से देखिए एक मित्रों, ये 3 जिले है ना, ये 3 जिले ये एक ही दिन बने थे, दौसा, बारा और राजसमंद, समझ गए? 26वां जिला अजमेर, 27वां जिला धौलपुर, 28वां दौसा, 29वां बारा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़ दोस्तों, ये हो गए जिले। अब चलते हैं और देखते हैं जिला प्रशासन। शुरू करते हैं यहां से जिला प्रशासन। बेसिक जानकारी आपको दे दी मैंने। जिला प्रशासन का तात्पर्य निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में लोक यानी सार्वजनिक कार्यों के प्रबंधन से है। एक फिक्स भौगोलिक क्षेत्र में जो सार्वजनिक लोकहित के कार्य होंगे उसी को जिला प्रशासन कहा जाता है दोस्तों। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार जिला वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसे विशेष प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित किया गया हो। प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक जगह, एक सीमा, एक जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र जिसको बनाया जाता है, निर्धारित किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? जिला कहा जाता है। एस खेरा के अनुसार जिला प्रशासन जिला के अंतर्गत सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध है। जिला प्रशासन एक जिले के अंदर जो सार्वजनिक कार्य होंगे उनका प्रबंध है दोस्तों। जिला प्रशासन लोक प्रशासन का विभाग है जो जिले की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कार्य करता है। जिले की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कार्य करता है। किसी एक निश्चित क्षेत्र की इकाई जिसमें सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन किया जाता है वह जिला प्रशासन कहलाता है। यह जिला आपका एक निश्चित क्षेत्र हो गया, इसमें जो भी सार्वजनिक कार्य होंगे उनका जो प्रबंधन किया जाएगा वो किसके द्वारा? जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से आगे चलिए।
जिला प्रशासन के उद्देश्यों में कानून व व्यवस्था बनाना, भू राजस्व एकत्रित करना आदि है। जिला प्रशासन के जो उद्देश्य है, एक तो पहला कानून व्यवस्था बनाना और दूसरा राजस्व एकत्रित करना, ये मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर वह धुरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है। ये जिला कलेक्टर है ना, तो ये पूरा का पूरा जिला है, इसके चारों ओर ही घूमेगा दोस्तों। जिला कलेक्टर कि देखिए उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती है। किसकी? जिला कलेक्टर की। वह जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। जो राजस्व कार्य वह जिला विकास अधिकारी, जिला निर्वाचन, जिला जनगणना अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला अधिकारी की भूमिका निभाता है। कौन? एक अकेला कलेक्टर दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकती है। जिले में पुलिस व्यवस्था का प्रमुख जिला पुलिस अधीक्षक एसपी होता है। पहले जो पुलिस थी ना वो जिला कलेक्टर के अंतर्गत थी, लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया? पुलिस व्यवस्था को अलग कर दिया गया। समझिए यहां पे। और पुलिस व्यवस्था का जो प्रमुख है वो जिले में कौन होता है? पुलिस अधीक्षक एसपी होता है दोस्तों। जो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का सदस्य होता है। इसके कारण जिला कलेक्टर की भूमिका में क्या हो गया है? परिवर्तन। क्योंकि पहले ये किस में आती थी? जिला कलेक्टर के अंतर्गत। अब जिला कलेक्टर के अंतर्गत नहीं आती है, तो थोड़ा बहुत ये मानकर चलिए जिला कलेक्टर को राहत मिली है दोस्तों। हो गया। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिला प्रशासन का संगठनात्मक ढांचा कैसा होता है? देखना आप, समझना आप, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त की क्लास बची हुई है हमारी मित्रों। जरूर हम नेक्स्ट क्लास आशा रखेंगे कि संभागीय आयुक्त की आपको करवा दें। पहले करवानी थी लेकिन ये बड़ी क्लास थी, इसलिए मैंने ये पहले करवा दी। संभागीय आयुक्त की क्लास करवा देंगे। नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता कौन? संभागीय आयुक्त होता है। अब यहां से संभागीय आयुक्त है, ये तो संभाग स्तर पर है और संभाग में 2-3-4 जिले होते हैं, यानी 2-3-4 कलेक्टर आते हैं उसके अंतर्गत। हमें शुरू कहां से करना है? जिला कलेक्टर से करना है दोस्तों। तो देखिए जिला प्रशासन का जो ढांचा है वो जिला कलेक्टर। अब देखिए जिला कलेक्टर जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी होता है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर होता है प्रशासन में। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास के लिए होता है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन में, इसके 3 भाग यहां से निकलते हैं। ये रहे, ये 3 भाग देखिए आप समझिए यहां से। एक तो जेल प्रशासन, जिला जेल अधिकारी चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ जिला जेल अधिकारी। दूसरा आता है कानून एवं व्यवस्था यानी पुलिस प्रशासन के अंतर्गत। और तीसरा आ जाता है विकास अधिकारी, जिसके अंदर जैसे राजस्व प्रशासन है, जिला राजस्व अधिकारी है, उपखंड अधिकारी, उपखंड पर उपखंड अधिकारी है, तहसील पर तहसीलदार और पटवार क्षेत्र पर पटवारी है। ये चीज आ गई और हमें इन्हीं चीजों का क्या करना है? अध्ययन करना है दोस्तों। कानून एवं व्यवस्था की बात करते हैं तो ये पुलिस प्रशासन संभालती है दोस्तों, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक आता है, उसके नीचे अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक आता है, उससे नीचे उप पुलिस अधीक्षक आता है, उसके नीचे सर्किल अधीक्षक आता है, उसके नीचे निरीक्षक आता है, उसके नीचे उप निरीक्षक आता है, उसके नीचे मुख्य कांस्टेबल आता है और उसके नीचे कांस्टेबल आता है दोस्तों। ये एक ढांचा होता है एक जिले का। वहां पर कानून व्यवस्था, वहां का संगठन है, वो कैसे काम करेगा दोस्तों। समझ गए? अब चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जिला प्रशासन के कार्य क्या है। देखते हैं जिला प्रशासन के कार्य। नियमनात्मक कार्य जैसे शांति, कानून एवं व्यवस्था स्थापित करना, अपराधों पर नियंत्रण करना, भूमि प्रशासन जिसमें राजस्व का निर्धारण, उसकी वसूली एवं अन्य बकाया राशि आती है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का नियंत्रण, विनिमयन एवं वितरण, ये कार्य हैं जिला प्रशासन के। बाकी जिला कलेक्टर के, जिला तहसीलदार है या पटवारी है, उनके कार्य अलग पड़ेंगे। ये सिर्फ जिला प्रशासन जो पूरा मिलकर, जो पूरा जिले का ढांचा है, जो संगठन है पूरा, वो क्या कार्य करता है, वो कार्य है। जिला प्रशासन कुछ विकास कार्य भी करता है, जिसमें कृषि उत्पादन, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन तथा कार्यकारी कार्य जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण। जिला प्रशासन संसद, राज्य विधानमंडल तथा स्थानीय संस्थाओं, ग्रामीण एवं नगरीय दोनों के निर्वाचनों की क्या करता है? व्यवस्था करता है। इसके अलावा यह आयात सेवाओं की व्यवस्था करता है तथा बाढ़ व सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी जिला प्रशासन करता है दोस्तों। शासन के प्रमुख प्रतिनिधि की हैसियत से
कलेक्टर को कई कार्य करने पड़ते हैं, जैसे हथियारों के लाइसेंस देना, उनका नवीनीकरण करना, उनका निलंबन करना, उन्हें रद्द करना, छोटी बचत योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, लोक संपर्क कार्य करना तथा प्रोटोकॉल कर्तव्यों का निर्वाह करना। ये जो 5 कार्य मैंने यहां पर आपको बताए ना, इनको आप उतना फोकस मत लीजिए। इनमें एक बार आपको ये चीज सोचिए कि जो ये मैंने 5 कार्य बताए ना, ये पूरा का पूरा जिला प्रशासन मिलकर करता है, जिसमें कलेक्टर से लेकर पटवारी तक के पद आ जाते हैं, चतुर्थ श्रेणी तक के आ जाते हैं। ये सभी मिलकर ये कार्य करते हैं दोस्तों, समझ गए। अब हमारी क्लास है, मुख्य रूप से क्लास है वो यहां से शुरू हो रही है, जिला कलेक्टर। और आप जहां पर भी अध्ययन करते हैं ना, आपको सीधा जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर पढ़ाया जाता है। हमने ये बेसिक जानकारी क्यों दी? क्योंकि बेसिक जानकारी से जब मैं पेपर जो क्वेश्चन करवाऊंगा इस टॉपिक के, तो आपको बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन है जो बेसिक से पूछे जा रहे हैं, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं जिला कलेक्टर। थोड़ा सा स्पीड के साथ चलिए, जिसमें एक ही क्लास में कंप्लीट जिला प्रशासन हम देख ले दोस्तों। जिला कलेक्टर का पद ब्रिटिश शासन की देन है। जिला कलेक्टर ब्रिटिश शासन की देन है। इस पद का सृजन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा राजस्व वसूली व न्यायिक कार्यों को करने के लिए किया गया था। वह जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन? जिला कलेक्टर। 1773 में कलेक्टर का पद समाप्त, 1772 में बना, 1773 में समाप्त कर दिया गया। 1781 में इसे पुनः स्थापित किया गया। कॉर्नवालिस, जिसे भारतीय लोक सेवा का जनक भी कहते हैं, भारतीय लोक सेवा का जनक कॉर्नवालिस, इन्होंने 1786 में कलेक्टर को भू राजस्व एकत्रण के अधिकार दिए गए और 1787 में इसे दंड न्यायिक की शक्तियां भी प्रदान की गई। देखिए 72 में बना, 73 में खत्म, 81 से लेकर 87 तक चल रहा है। आगे देखिए, राल्फ सेल्डन को ब्रिटिश शासन का प्रथम जिला कलेक्टर माना जाता है। यह क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश शासन की अगर हम बात करते हैं कि पहला जिला कलेक्टर कौन बना था? राल्फ सेल्डन दोस्तों। 1793 ईस्वी में यह दंडनायक शक्तियां समाप्त कर दी गई जिला कलेक्टर की, और 1812 ईस्वी में दंडनायक शक्तियां पुनः कलेक्टर को दे दी गई। तो यह बदलाव होते गए समय के साथ। आगे चलिए, बात करते हैं मौर्य कालीन की। प्राचीन मौर्य काल व गुप्त काल में भी इसके समकक्ष विद्यमान रहे। अर्थशास्त्र में जिले को आहारा और इसके प्रमुख अधिकारी को स्थानिक नाम दिया गया। अर्थशास्त्र है ना, उसके अंदर जिले को तो कहा गया आहारा, और जो प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टर उसको कहा गया स्थानिक। गुप्त काल में जिले को विषय और जिलाधीश को विषयपति कहा गया है। गुप्त काल में जिले को विषय कहा जाता था और जो जिलाधिकारी उसको विषयपति। मुगल काल में जिला प्रशासन को सरकार कहा गया और इसका प्रमुख अधिकारी करोड़ी फौजदार कहलाया। मुगल काल में जिला को सरकार और इसका अधिकारी करोड़ी फौजदार कहलाता है दोस्तों। जिले का राजस्व अधिकारी अमल गुजार कहलाता है। जिले का जो राजस्व अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? अमल गुजार दोस्तों, मुगल काल में। ब्रिटिश भारत में इसे कलेक्टर कहा गया। ब्रिटिश भारत में जो ये मुख्य पद है जिलाधिकारी का, इसको क्या कहा गया? कलेक्टर कहा गया। भारत में जिला शब्द का प्रयोग 1776 ईस्वी में कलकत्ता के संदर्भ में किया गया। कलकत्ता है ना, उसके लिए जिला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। ब्रिटिश काल में इसे जिला कहा जाने लगा और जिले के प्रमुख को जिला कलेक्टर कहा गया दोस्तों। तो ये बेसिक जानकारी चल रही है अभी। अब देखिए, देश के विभिन्न राज्यों में कलेक्टर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बिहार, कर्नाटक, असम, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में कलेक्टर को उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर डीसी कहते हैं। पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में जिला दंडनायक और राजस्थान में जिला कलेक्टर व जिला दंडनायक कहते हैं। हम यहाँ पे या तो जिला कलेक्टर लगभग हम ये सुनते हैं 99.99 जिला कलेक्टर ही, जबकि जिला दंडनायक भी हमारे यहाँ पर कहा जाता है। समझे आप? पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश है, वहां पर जिला दंडनायक कहते हैं। याद रखना, दोनों चीजें अलग अलग है। 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम द्वारा 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम के द्वारा जिला शब्द को स्पष्ट परिभाषित करते हुए इस अधिनियम में जिला पुलिस प्रशासन को कलेक्टर के अधीन करके इस पद को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। जब पुलिस प्रशासन जिसके अंतर्गत आ जाएगी वो पद क्या हो जाएगा? अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। और 1861 के अंदर जो भारतीय पुलिस अधिनियम आता है उसके अंदर कलेक्टर के अधीन पुलिस को कर दिया जाता है दोस्तों।
अब बात करते हैं कि एक जो कलेक्टर की हम बात करते हैं, इसकी नियुक्ति होती कैसे, कलेक्टर की नियुक्ति कैसे होगी। जिला कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। पहली बात जिला कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। साधारणतः वह अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होता है, अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को जिला कलेक्टर लगाया जाता है, जिसे 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। आईएएस का जो प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होता है उसको जिला कलेक्टर बनाया जाता है, लेकिन एक शर्त भी रखी गई है कि उसे कम से कम 5 वर्ष का अनुभव भी प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी को भी पदोन्नत कर जिला कलेक्टर लगा दिया जाता है। दोस्तों, आईएएस की सेवा शर्तों का नियमन भारत सरकार करती है। आईएएस की जो सेवा शर्तें हैं उनका नियमन कौन करती है? भारत सरकार। जिला कलेक्टर केंद्र में गृह मंत्रालय व राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग के क्या करता है? अधीन होता है। केंद्र में गृह मंत्रालय और राज्य के अंदर सामान्य प्रशासन के अंदर। पहली बात, कलेक्टर की नियुक्ति करता कौन है? राज्य सरकार। यह चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलिए मित्रों, जिला स्तर पर कलेक्टर राज्य सरकार की आंख कान बाहू के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। वह जिला स्तरीय प्रशासन का मुखिया होता है। जिला स्तरीय प्रशासन है, उसका मुखिया कौन है? जिला कलेक्टर है। वह जिले में कानून व व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ जिला दंडनायक के रूप में तथा विभिन्न विकास कार्यों एवं राजस्व मामलों की देखरेख करता है। कौन? जिले का जिला कलेक्टर। दोस्तों, वह जिला स्तरीय प्रशासन में समन्वय स्थापित करता है। जिला कलेक्टर राज्य, जिला प्रशासन व जनता के मध्य कड़ी का कार्य करता है। जिला कलेक्टर राज्य और जिला प्रशासन के अलावा जनता, इनके मध्य क्या करता है? एक कड़ी का कार्य भी करता है। दोस्तों, यह हो गया जिला कलेक्टर। अब यहां पे यह मत पढ़ लेना कि सर इसकी योग्यताएं क्या होगी। योग्यताएं बता दी मैंने। आईएएस में 5 साल का अनुभव। समझ गए? आगे चलिए, बात करते हैं जिला कलेक्टर के कार्यों की। भू राजस्व एकत्रित करना एवं भू दस्तावेजों का रखरखाव, भूमि सुधार, जिले में कानून और व्यवस्था बनाना, जिले के अंदर कानून व व्यवस्था बनाना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करना, निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण व समन्वय करना, प्रोटोकॉल के कार्य करना, जिला क्षेत्र का भ्रमण करना, जिले में विकास संबंधी परियोजनाओं की निगरानी करना, औपचारिक बैठकों का आयोजन करना, औपचारिक बैठकों का आयोजन करना। इसके अलावा प्रशासकीय कार्य करना, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के मध्य समन्वय का कार्य करना। अन्य कार्यों में देखिए, जनगणना संबंधी कार्य जिला जनगणना अधिकारी बनाया जाता है। प्रचार या संचार माध्यमों से संपर्क बनाए रखना, अल्प बचत कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना और जन समस्याओं का निराकरण करना। ये कार्य है ना जो मुख्य रूप से मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये किसके हैं? जिला कलेक्टर के कार्य होते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये रह सकती है। अब देखिए, जिला प्रशासन के रूप में कलेक्टर की क्या भूमिका है। कलेक्टर के कार्य तो हमने देख ली, लेकिन जिला प्रशासन के रूप में कलेक्टर की जो भूमिका है उसके बारे में पहले देखिए। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य देखते हैं तो देखिए, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर जिले में शांति, सुरक्षा, एकता और व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों पर नियंत्रण रखता है। शांति भंग होने में जिले में धारा 144 लागू करता है। पुलिस पर नियंत्रण रखना है। विदेशियों के पारपत्र की जांच करना है। जाति, निवास, अन्य प्रमाण पत्र जारी करना है। प्रेस, कानून व मनोरंजन कर लागू करना, प्रेस कर, कानून कर, मनोरंजन कर लागू करना है। विशेष परिस्थितियों में रात को पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देना है। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें रात में पोस्टमार्टम करानी पड़ती है, तो वहां पर पोस्टमार्टम की अनुमति कौन देगा? जिला कलेक्टर ही देगा। दोस्तों, इसके अलावा जिला दंडनायक के रूप में और क्या इनकी? शस्त्र, विस्फोटक पदार्थों व होटलों को लाइसेंस देना, ट्रेक मार्क कानून की देखभाल करना।
ये तो हो गया जिला दंडायुक्त के रूप में। बात करते हैं कलेक्टर के रूप में इसके कार्यों की, तो देखिए जिला कलेक्टर जिले के राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। वह भू राजस्व तथा शासन के बकाया धन की वसूली के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। राजस्व विभाग के जिला स्तर के सभी अधिकारी जैसे राजस्व सहायक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, लंबरदार, पटवारी आदि उसी के निर्देशन, अधीक्षण तथा नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा वह तकाजबी कर्ज देता है तथा उसे वापस वसूल करता है। वह वसूली के आने का निर्धारण करता है, बाढ़ व सूखे के समय सहायता संबंधी सिफारिश करता है। वह शासकीय संपत्ति का मुख्य प्रबंधक भी होता है दोस्तों। अब देखिए बाकी कलेक्टर के रूप में वो क्या कार्य करता है। भू अभिलेखों का लेखा व संधारण करवाना, जिले में सांख्यिकी का संग्रहण करना, जिला कोषागार का निरीक्षण, पर्यवेक्षण व रखरखाव करना, स्टाम्प एक्ट का क्रियान्वयन करवाना तथा पंजीयन संबंधी कार्य करना, अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के न्याय निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना, आबादी हेतु भूमि आवंटित करना और भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम लागू करना। ये कलेक्टर के रूप में कार्य हो गए। तीसरी हम बात करते हैं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर क्या कार्य करता है। पहले वह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था, किंतु अब कार्यपालिका से न्यायपालिका के परतक हो जाने के उपरांत उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। पहले तो कार्यपालिका और न्यायपालिका एक थी, अब अलग अलग कर दिया गया, तो कलेक्टर है वो न्यायाधीश से हट गया है। अब जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्य नहीं करता, जिला मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर न्यायिक कार्य नहीं करता है, इसे अब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक अधिकारी संपन्न करता है दोस्तों। जिला मजिस्ट्रेट अब केवल जिले के आपराधिक प्रशासन की सामान्य निगरानी रखता है दोस्तों। आगे देखिए अब बात करते हैं जिला प्रशासकीय अधिकारी के रूप में। जिला प्रशासकीय अधिकारी के रूप में ये क्या कार्य करता है। जिला प्रशासकीय अधिकारी के रूप में वह राज्य सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि होता है। वह जिले में सरकार के सामान्य हितों की देखरेख करता है। वह सरकार के जिला स्तरीय अन्य कार्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है दोस्तों। वह अपने अधीनस्थ उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अनेक गजेटेड अधिकारियों की पदासीनता, स्थानांतरण व छुट्टी आदि की भी देखरेख करता है। कौन? जिला कलेक्टर प्रशासकीय अधिकारी के रूप में। आगे देखिए इसके अलावा जिले का कोषागार उसी के अधीन होता है। वह जिले का वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन तैयार करता है तथा उसे राज्य सरकार के पास भेजता है। वह यह भी देखता है कि जिले में प्रशासन के विरुद्ध जनता की जो शिकायतें हैं उनका समुचित एवं प्रभावशाली समाधान हो। और पांचवा जो कार्य रहेगा जिला कलेक्टर का वो रहेगा जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में। जिला कलेक्टर जिले में सभी प्रकार के चुनाव अर्थात जैसे संसद है, विधानसभा है, स्थानीय निकायों के जो चुनाव है उनका प्रबंधन करता है दोस्तों। वह जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर। जिले में चुनाव संबंधी कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होते हैं। वह जिला रिटर्निंग अधिकारी होता है। जिला रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। यह था आपका जिला कलेक्टर दोस्तों। आ गया समझ में? आगे 2 नंबर पे आएगा हमारा उपखंड प्रशासन। इसके बाद आएगी तहसील स्तर। उपखंड प्रशासन दोस्तों लगभग 290 के आसपास उपखंड है राजस्थान में वर्तमान में। देखिए राज्य में जिला प्रशासन की त्रिस्तरीय अधिकारी वर्ग में मध्यम स्तर पर उपखंड अधिकारी आता है दोस्तों। यह पंचायती राज के विकास खंड से अधिकारी अलग होता है। पंचायती राज का जो विकास खंड है उससे अधिकारी है जो अलग होता है। इसे एसडीओ या एसडीएम कहा जाता है। उपखंड प्रशासन या उपखंड अधिकारी को एसडीओ या एसडीएम कहा जाता है या इसे उप जिला कलेक्टर भी कहा जाता है। जो उपखंड अधिकारी होता है उसको एसडीओ बोल दो, एसडीएम बोल दो या उप जिला कलेक्टर भी आप उसको बोल सकते हो दोस्तों। यह अधिकारी राजस्व इकाई का प्रशासनिक अधिकारी व व्यवहारिक प्रशासन की आधारशिला होता है। राजस्व इकाई का तो प्रशासनिक अधिकारी व व्यवहारिक प्रशासन का आधारशिला किसको कहा जाता है? एसडीएम, एसडीओ या उप जिला कलेक्टर को। देखिए इसके अंतर्गत इसके अधीनस्थों में तहसीलदार, गिरदावर, कानूनगो व पटवारी तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी कार्य करते हैं। किसके? एसडीएम या एसडीओ के अंतर्गत। उपखंड अधिकारी के राजस्व संबंधी दायित्व इतने विस्तृत होते हैं कि आम जनता इसे सर्वे सर्वा तक मानती है।
यह अधिकारी जनता के आर्थिक, सामाजिक व कृषि संबंधी जीवन के प्रत्येक पक्ष को क्या करता है, प्रभावित करता है दोस्तों। प्रशासकीय दृष्टि से राज्य को जिले को उपखंडों व तहसीलों में विभाजित किया गया है। एक जिले में तहसीलों की संख्या 13 तक हो सकती है, अतः नियंत्रण का क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए जिला और तहसील के बीच एक स्तर और सर्जित किया गया, जिसको उपखंड कहा जाता है। तहसील और जिले के बीच का स्तर है, जिसको क्या कहते हैं, हम उपखंड कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, उपखंड हमने बना दिया। प्रत्येक उपखंड में एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिसे उपखंड अधिकारी कहा जाता है। सामान्यतः एक या कुछ तहसीलों या उप तहसीलों के समूह पर एक उपखंड अधिकारी है वो स्थापित, या एक उपखंड बनाया जाता है और उपखंड अधिकारी वहां पर स्थापित किया जाता है दोस्तों। उपखंड के प्रमुख अधिकारी को भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश व राजस्थान में इसे एसडीओ या एसडीएम, तमिलनाडु में उप जिलाधीश, महाराष्ट्र में प्रांत अधिकारी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए, बात कर रहे हैं हम उपखंड अधिकारी की, तो इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है वो देखिए। उपखंड अधिकारी के पद पर राज्य प्रशासकीय सेवा, राजस्थान प्रशासन सेवा के व्यक्ति को कुछ अनुभव के बाद लगाया जाता है। आरएस से जो व्यक्ति आता है उसको इस पर लगाया जाता है। कभी कभी भारतीय प्रशासकीय सेवा के व्यक्ति को भी सेवा के प्रारंभ में नियुक्त कर दिया जाता है। आईपीएस आईएएस होते हैं, उनको भी सीधा इस पर कभी कभी लगा दिया जाता है दोस्तों। इन सेवाओं में भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। एसडीओ के कुछ पद तहसीलदार, आरटीएस के पदों से पदोन्नति के माध्यम से भी, जो तहसीलदार होते हैं वो पदोन्नति पाकर क्या बन जाते हैं, उपखंड अधिकारी, एसडीओ बन जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं। एसडीओ के पद के लिए अलग से कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं होता। यह नहीं है कि कोई अलग से प्रशिक्षण चाहिए, कोई अलग से प्रशिक्षण की आवश्यकता एसडीओ के लिए नहीं होती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि यह उपखंड अधिकारी हमने बना दिया, इसके कार्य क्या है। तो देखिए, उप जिला कलेक्टर मुख्य रूप से आरएमएल कार्यों को करता है, अर्थात राजस्व संबंधी कार्य, उपखंड या दंडनायक कार्य, कार्यपालक कार्य, न्यायिक कार्य, नियामकीय कार्य, निरीक्षण संबंधी कार्य और निर्वाचन संबंधी कार्य। ये 7 प्रकार के कार्य है ना, जो उपखंड अधिकारी करता है दोस्तों। अब यहाँ पर इनकी अगर विस्तृत व्याख्या देखेंगे तो लंबी क्लास होगी और क्वेश्चन भी आपको देखने को वहां से नहीं मिलेगा, समझ गए। तो हम बस आपको सीधा ये याद रखना है दोस्तों। अब देखिए, उपखंड अधिकारी की बात करें तो ये भू राजस्व अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। तो देखिए कैसे, ये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू राजस्व से संबंधित न्यायिक, अर्ध न्यायिक, प्रशासकीय व वित्तीय ऋणकारी कार्यों के रूप में पटवारी, कानून गो, अभिलेख निरीक्षक के कार्यों को देखता है। भूमि दुरस्तीकरण, भूमि सुधार, ग्राम के नक्शे व अभिलेख, सीमांकन, सर्वे चिन्ह जैसे कार्य करता है। वह सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को रोकता है। कौन? भू राजस्व अधिकारी के रूप में उपखंड अधिकारी, एसडीओ दोस्तों। न्यायिक कार्यों के रूप में ये क्या करता है, देखिए, प्रारंभिक अपीलीय, एक पुनरीक्षण कार्य, भूमि विवाद, चारागाह विवाद, भू राजस्व विवाद, लगान, मुआवजे, अभिलेख, पंजीकरण जैसे कार्य देखता है। न्यायिक अधिकारी के रूप में ये भूमि संबंधी प्रकरणों में तहसीलदार के निर्णयों के विरुद्ध शिकायत सुनता है। ये पटवारी व कानूनगो पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है दोस्तों। और दंडनायक के रूप में वह अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था निश्चित करता है। इसके अतिरिक्त वह फौजदारी प्रकरण, शांति व्यवस्था बनाए रखने, पुलिस रिमांड, थाने व जेलों का निरीक्षण, अपने क्षेत्र में धारा 144 लागू करने जैसे कार्य भी दंडनायक के रूप में उपखंड अधिकारी एसडीओ करता है दोस्तों। तहसीलदार, उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी 2 तो हो गए। अब बचे हमारे तहसीलदार और पटवारी। 3 नंबर पे आता है हमारा तहसीलदार दोस्तों। तहसीलदार राजस्थान तहसील सेवा का अधिकारी होता है, राजस्थान तहसील सेवा का। इस पद पर नायब तहसीलदार से पदोन्नत होकर आते हैं, नायब तहसीलदार से पदोन्नत होकर यहाँ पर आते हैं। तहसीलदार पद पर नियुक्तियां 66% प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, प्रत्यक्ष भर्ती से होती है। शेष 34% पदों पर राजस्व निरीक्षकों से पदोन्नत होकर आते हैं दोस्तों। तहसीलदार राजस्थान तहसील सेवा का क्या होता है, सदस्य होता है। तहसीलदार उपखंड अधिकारी के निर्देशन में कार्य करता है। कलेक्टर के निर्देशन में उपखंड अधिकारी और उपखंड अधिकारी के निर्देशन में तहसीलदार कार्य करता है।
तहसीलदार द्वितीय श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी होता है। तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों की नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है दोस्तों। आगे चलिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी यहां से। इन पदों को अधीनस्थ सेवाओं में रखा गया है। इस पद पर प्रशिक्षण के लिए सर्वोदस्य राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक भेजा जाता है। वहां उन्हें 18 माह के लिए दीवानी व फौजदारी प्रक्रिया, भारतीय दंड संहिता, राजस्थानी काश्तकारी कानून 1955, भू राजस्व अधिनियम आदि विषयों पर ज्ञान कराया जाता है। साथ ही पशुपालन, कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस आदि से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी इनके समक्ष व्याख्यान देते हैं। उन्हें कुछ समय के लिए एक गांव का व्यवहारिक रूप से सर्वेक्षण व भू प्रबंधन कागजात तैयार करने का काम दिया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात नायब तहसीलदार के पद पर इनको नियुक्ति होती है और नायब तहसीलदार से ये नियुक्ति लेकर क्या बन जाते हैं? तहसीलदार बन जाते हैं दोस्तों। आगे देखिए, राजस्व मंडल प्रत्येक जिले की आवश्यकता अनुसार उसके लिए नायब तहसीलदारों की नियुक्ति करता है। जिलाधीश उनके लिए तहसीलों का निर्धारण करता है। व्यवहार में इस समस्त प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका राजनीति की रहती है। तहसीलदार का वेतनमान उसकी बढ़ती जिम्मेदारी की तुलना में बहुत कम लगता है। तहसीलदार से एसडीओ के पद पर पदोन्नति के अवसर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है दोस्तों। ये तो नॉर्मल जानकारी है आपके लिए, समझ गए। अब बात करते हैं हम तहसीलदार की भूमिका की कि तहसीलदार की क्या भूमिका है। तहसीलदार का पद ऐतिहासिक दृष्टि से जिलाधीश के पद से भी पुराना है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें ना, जिलाधीश से पुराना है। इस पद की यात्रा राजस्व एकत्रित करने से आरंभ हुई तथा सामान्य प्रशासन, कानून व्यवस्था, ग्रामीण सांख्यिकी, संकट कार्यों के बीच से होती हुई अब अनेक सूत्री कार्यों को पूरा करने की ओर बढ़ रही है दोस्तों। तहसीलदार अरबी भाषा का शब्द है जो सरकारी मालगुजारी वसूल करने से संबंधित इकाई है। देखिए, अरबी भाषा का तहसीलदार शब्द है जिसका अर्थ होता है मालगुजारी, सरकारी मालगुजारी दोस्तों। ये शब्द मुगल काल से में क्या हुआ? लोकप्रिय हुआ। राजपुताने में 1791 ईस्वी में अलवर राज्य में प्रकाश में आया। क्या? तहसीलदार। 1872 ईस्वी में बीकानेर व अजमेर में भी तहसीलदार है, ये प्रकाश में आया दोस्तों। बात करते हैं तहसीलदार की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो देखिए, तहसीलदार राजस्थान तहसील सेवा का सदस्य होता है जो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2/3 पद पदोन्नति से, 1/3 आरपीएससी द्वारा सीधी भर्ती से चुने जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं तहसीलदार के कार्यों की। तो नियामकीय कार्य, राजस्व एकत्रित करना, राजस्व मामलों का निपटारा, संपत्ति के क्रय विक्रय का पंजीयन, रासायनिक वस्तुओं के वितरण का प्रबंधन तथा भू अभिलेख प्रमुख है। इन कार्यों के अलावा तहसीलदार अपने तहसील क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों के संदर्भ में निर्णय लेता है। कौन कौन से? ये रहे, देखिए। पहला कार्य क्या है? भू राजस्व तहसील क्षेत्र के भू अभिलेखों का निरूपण व संरक्षण करना। भू अभिलेख, पटवारी कानूनगो के कार्यों का निरीक्षण। उपराजकोष, तहसील स्तर पर उप कोषालयों का संचालन। पंजीयन, पंजीयन अधिकारी के रूप में जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीकरण कार्यों का संचालन। राहत कार्य, भुगतान अधिकारी के रूप में। राहत कार्य जब भी कोई चलता है तो उसमें भुगतान अधिकारी कौन बनता है? तहसीलदार। राजस्व संबंधी झगड़े, राजस्व संबंधी झगड़ों का निपटारा तहसीलदार करता है। राशनिंग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों का नियंत्रण करना। एक तहसील के अंदर जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? तहसीलदार। न्यायिक अधिकारी के रूप में तहसीलदार द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी होता है दोस्तों। यह है आपका तहसीलदार। अब बचता है हमारा पटवारी दोस्तों। और पटवारी की सीधी भर्ती तो आप सभी साथियों ने भी दी होगी, 2021 में हुई है। तो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत पटवारी का पद सबसे कनिष्ठ होता है, परंतु यह पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जनता से जुड़ा रहता है कौन? पटवारी। सबसे महत्वपूर्ण कौन हो गया? पटवारी। सबसे निचला स्तर कौन का है? पटवारी का। सबसे ऊपर का? कलेक्टर का। याद रखना, प्राचीन काल से राजशाही शासन में भी राजस्व या लगान की वसूली के लिए उत्तरदायी था कौन? पटवारी दोस्तों। पटवारी का पद मुस्लिम शासकों की देन है। यह पद उतना ही प्राचीन है जितनी राजशाही व्यवस्था। जितनी राजशाही व्यवस्था है उतना ही पटवारी का पद पुराना है दोस्तों। ब्रिटिश शासन के प्रारंभ तक यह पद सरकार से स्वतंत्र था। 1873 ईस्वी के राजस्व कानून के अधीन यह पद सरकारी माना
गया दोस्तों। अब देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है पटवारी को। उत्तर प्रदेश में लेखपाल कहते हैं, महाराष्ट्र में तलेटी या पटेल कहते हैं, तमिलनाडु में कर्नम कहते हैं, पंजाब और राजस्थान में पटवारी के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं ना, उत्तर प्रदेश में भर्ती आती है ना, तो वहां पर यह आता है लेखपाल भर्ती, लेखपाल। अब बहुत सारे राजस्थान वाले की ये चीज क्या है, ये पटवारी की भर्ती होती है उत्तर प्रदेश में, लेखपाल भर्ती। जिस प्रकार हमारे यहाँ पे आती है ना पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा, उसी प्रकार दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, राजस्थान में 1963 में पटवारी का पद का सृजन किया गया। 1963 के अंदर राजस्थान में माथुर आयोग द्वारा पटवारी का पदनाम बदलकर लेखपाल करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन नहीं हुआ। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के द्वारा प्रत्येक जिले को पटवार सर्किलों में बांटा जाता है। सामान्यतः एक पटवारी के अधीन 7500 एकड़ भूमि या 3000 कसरों की भूमि होती है। वह लगभग 2000 काश्तकारों के अभिलेख रखता है दोस्तों। बात करते हैं कि पटवारी की भर्ती कैसे होती है, तो यह तो हमने एग्जाम दिया तो हमें पता भी है सभी साथियों को। राजस्थान में पटवार के पद पर भर्ती का अधिकार राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर को प्राप्त है। भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होती है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई, ग्रेजुएशन जरूरी है दोस्तों। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी विषयों का एक सामूहिक पेपर होता है, जिसमें 300 अंक निर्धारित किए गए। वर्तमान में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार हुई थी वो सिर्फ एक ही परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा के माध्यम से ही करवाई गई दोस्तों। पटवारियों की नियुक्ति कौन करता है? पटवारी की नियुक्ति राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। बात करें प्रशिक्षण, पटवारी को प्रशिक्षण कहां से दिया जाता है? चयन के पश्चात चयनित प्रत्याशियों को राजस्व प्रशिक्षण स्थल टोंक या गजसिंहपुर श्रीगंगानगर में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। प्रशिक्षण अवधि 9 माह निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण के दौरान पटवारी भाषा, गणित, भूगोल सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख तैयार करने जैसे व्यवहारिक विषयों का अध्ययन करता है। इसके साथ साथ पटवार पत्रावलियों को तैयार करने, राजस्व विधियों व आदेशों का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उसे राजस्व भत्ता भी दिया जाता है दोस्तों। बात करें सेवा शर्तों की, तो देखिए सेवा शर्तों में राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा सेवा नियम राजस्थान सरकार के अनुरूप होते हैं। स्थानांतरण जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा स्थानांतरण किया जाता है दोस्तों। बात करते हैं पटवारी के कार्यों की। पहला है भू अभिलेख संधारण। पहला पटवारी कार्य भू अभिलेख संधारण। भूमि से संबंधित रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है। जब भी आपको भूमि से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड चाहिए तो आप कहां पे जाते हैं? पटवारी के पास। उसमें संशोधन करना या अद्यतन बनाए रखना पटवारी का कार्य है। इसके अतिरिक्त सीमा ज्ञान, पत्रगड़ी और रिकॉर्ड की नकल देने का कार्य पटवारी द्वारा किया जाता है। गोद और वसीयत के आधार पर भूमि का नामांतरण करता है। वह जमाबंदी, नकल आदि भी जारी करता है। काश्तकार द्वारा नियमानुसार पटवारी के पास जाकर नकल प्राप्त की जा सकती है। आप नकल कहां से लेकर आते हैं? ये पेपर वाली नकल नहीं है, अपनी भूमि की नकल, समझे, वो पटवारी देता है। दूसरी बात है गिरदावरी वसूली कार्य। पटवारी अपने पटवार सर्किल में गिरदावरी या वसूली को जाता है दोस्तों। विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना। पटवारी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट अंकित करता है दोस्तों। इसके अलावा पटवारी के कार्य क्या क्या है देखिए। कृषि जोत पासबुक तैयार करना, ऋण कृषि कागजात तैयार करना, जनगणना कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य भी करना, पटवार हल्के की कृषि की हालत जिला कलेक्टर को बताना, तहसीलदार द्वारा ली जाने वाली बैठकों में उपस्थित होना, पटवार मंडल के रास्तों के अतिक्रमण को हटवाना, आपातकालीन सहायता उपलब्ध करवाना और भूमि सुधार करना। यह है पटवारी के कार्य और यह है आपका जिला प्रशासन दोस्तों। तो एक बार सभी साथी कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी। नोट्स ऐप पर दिए गए, फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी है जिस पर आप जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।